हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फोर्सिएबल एक्सीडेंट्स ऑन द रीसेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिस्पाइट देयर हैविंग बीन अ स्ट्रीक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इन इंडिया ऑफ लेट, कह रहा है कि भारत में लगातार जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं हाल ही में, उसके बावजूद द नोशन, जो आइडिया है, जो धारणा है, दैट दे आर आइसोलेटेड एंड इंसिडेंटल परसिस्ट, कि ये जो घटनाएं हैं ये तो आइसोलेटेड है, मतलब कभी कभार होने वाली है ना, अलग अलग है, और ये इंसिडेंटल है, मतलब एक्सीडेंटली ऐसा हो गया है गलती से। ये धारणा अभी भी समाज में है। विद इन डेज ऑफ ईच अदर, कह रहा है कि एक दूसरे के कुछ ही दिनों के भीतर 4 वर्कर्स वर किल्ड, 4 जो वर्कर्स थे वो मारे गए थे। इन मिसहैप मतलब एक जो दुर्घटना हुई है उसमें, कहाँ पर, इन अ सेप्टिक टैंक समझ रहे होगे, सीवर का टैंक, सूरत में। वाइल 9 वर्कर्स वर किल्ड, और वहीं पे 9 वर्कर मारे गए बाई एन एक्सप्लोजन एट अ स्टील प्लांट में एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट होने से, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। दे अपीयर टू बी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, कह रहा है कि ये दोनों ही जो घटनाएं हुई हैं वो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस में हुई हैं। वन इन्वॉल्व वर्कर्स एंटरिंग अ कन्फाइंड स्पेस, कह रहा है पहले घटना तो ये हुई है कि जो वर्कर्स थे वो एक बहुत ही सक्रिय स्पेस में इंटर किया था, उन्होंने घुसे थे वो, एंड इज कमिंग टू टॉक्सिक गैसेस, और उसी जो कन्फाइंड स्पेस में घुसने थे, क्योंकि वो सीवर टैंक था, जहरीली गैसों से उनकी दम घुटने की वजह से डेथ हो गई। द अदर इन्वॉल्व 150 टन्स ऑफ मॉल्टन स्टील, कह रहा कि दूसरी घटना में क्या हुआ है कि 150 टन जो पिघला हुआ स्टील था वो था, एंड अ वायलेंट ब्लास्ट, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट हुआ। येट फिर भी इंडस्ट्री हैज़ नोन ऑफ दीज रिस्क, कि इंडस्ट्री इन सब खतरों के बारे में पहले से ही जानती थी, एंड हैड डेवलप प्रिवेंटिव मेजर्स डिकेड्स एगो, और इससे बचने का तरीका जो है उन्होंने दसियों साल पहले ही डेवलप कर लिया था। इन द सूरत इंसिडेंट, कह रहा कि सूरत में जो घटना हुई, 4 वर्कर्स इंटर द टैंक, 4 जो वर्कर्स थे वो टैंक में घुसे थे, एंड वर ओवरकम बाई टॉक्सिक फ्यूम्स, और वो जो जहरीली गैसें थी उसकी वजह से वो एक तरीके से वहां पर बेहोश हो गए थे। द सर्कमस्टांसेस, कह रहा है कि ये जितनी भी स्थितियां थी रिसेंबल अ वेल नोन पैटर्न इन फैटलिटीज, ये एक तरीके का पहले से जाना हुआ पैटर्न की तरह लग रहा है, मतलब पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, ऐसी मतलब ऐसे में डेथ हो चुकी है। इन कन्फाइंड स्पेसेस, ये जो कन्फाइंड स्पेसेस होती हैं जैसे सीवर लाइन हो गई या सीवर टैंक हो गया, यहाँ पे ऐसे पहले घटनाएं देखी गई हैं, जहाँ पर वेयर द फर्स्ट विक्टिम्स आर ऑफन फॉलोड। मान लो कि ये सीवर टैंक है, एक मजदूर गया वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया, अब इसके यहाँ पे दोस्त खड़े हुए हैं, ठीक है, ये भी अंदर जाएंगे। विक्टिम्स आर फॉलोड बाई वुड बी रेस्क्यूअर्स, वो बचाने वाले होते हैं जो उसको फॉलो करते हुए जाते हैं, हु एंटर विदाउट प्रोटेक्शन, और इन्होंने भी किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं लिया होता, ये भी जाते हैं, इनकी भी डेथ हो जाती है। देयर हैव बीन डेथ इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस इन सूरत इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन रिसेंट ईयर, कह रहा है कि इसी तरीके की मृत्यु, इसी तरीके की स्थितियों में कई बार जो है इन कई सालों, मतलब इन हालिया सालों में सूरत की इंडस्ट्री सेक्टर में देखी गई है। द वर्किंग एरिया मस्ट बी मैकेनिकली वेंटिलेटेड, कह रहा है जो काम करने का एरिया है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब अगर उसको वहाँ पे हवाधार होना चाहिए, हवा आती जाती रहे। हैव रेस्क्यू पर्सनल, और बचाव वाले लोग होने चाहिए ऑन स्टैंड बाई में, मतलब वहाँ पे कुछ लोग खड़े रहें खाली, ताकि अगर कोई घटना हो तो वो बचा सकें। वाइल द वर्कर्स मस्ट हैव ब्रीथिंग एपरेटसेस, और जबकि जो वर्कर्स हैं उनके पास सांस लेने वाले भी डिवाइसेस होने चाहिए, उपकरण होने चाहिए। हार्नेसेस, बेल्ट होनी चाहिए, रेस्क्यू वाली जो सुरक्षा बेल्ट होती है वो होनी चाहिए, एंड रिट्रीवल लाइंस, और एक तरीके से बचाव के लिए रस्सियाँ होनी चाहिए, एंड क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और लगातार बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कुछ ऐसे उपकरण होने चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट कर सके। अनप्रोटेक्टेड एंट्री मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कह रहा है कि बिना किसी प्रोटेक्शन के ऐसी जगहों में एंट्री लेना पूरी तरीके से बंद करना होगा, मना करना होगा।
Septic tank death and death due to manual scavenging are in fact rarely accident in the sense of unforeseeable events. कह रहा है कि सेप्टिक टैंक में जो डेथ होती है और डेथ जो होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब समझ रहे हो, जो सेप्टिक टैंक साफ़ करने जाते हैं, जो ख़राब गंदे गंदे चीज़ों को पूरी तरीके से साफ़ करते हैं, कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर एक्सीडेंट है अगर हम इस सेंस में बात करें कि इनको हम ऐसे इवेंट्स को या फिर ऐसी घटनाओं को हम पहले से देख नहीं पा रहे थे, है ना। ये अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर कोई बिना प्रोटेक्शन के सेप्टिक टैंक में जा रहा है तो 50% तो चांस है ही ना कि कोई घटना हो जाएगी। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर एक्सीडेंट है और इसको पता ना लगाया जा सके। बट फेलियर्स ऑफ बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट, कह रहा है कि ये एक फेलियर है कि बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट का, एंड रीअकरेंस ऑफ सच इंसिडेंट स्पीक्स टू द परसिस्टेंट ऑफ दैट फेलियर। और कह रहा है कि बार बार इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो ये बताता है कि बार बार इस तरीके का जो फेलियर है बेसिक सेफ्टी मैनेजमेंट का वो लगातार वही होते जा रहा है। लाइकवाइज सिमिलरली वाइल, जबकि स्टील मेकिंग इज इंट्रिंसिकली मोर डेंजरस बिकॉज इट कंबाइंस एक्सट्रीम टेम्परेचर। क्या अब जो स्टील है, जहाँ पे स्टील बनता है, वो नेचुरली रूप से, इंट्रिंसिकली मतलब जो नेचुरली रूप से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। प्रेशराइज्ड गैस होती हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में जो गैस होती हैं, दबाव वाली गैस होती हैं, वो होती हैं। हैवी इक्विपमेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े स्टोर्स होते हैं हीट एनर्जी के। इंडस्ट्री स्टिल नोज द हैजार्ड इट्स पजेसेस। हैजार्ड्स मतलब खतरे, रिस्क। कह रहा है कि इंडस्ट्री को पता है कि वो जो उनके यहाँ जो काम हो रहा है उसमें क्या खतरे हैं। एंड फर्दर, और ये भी पता है दैट इवन रिलेटिवली स्मॉल प्रोसेस फेलियर, कि अगर इस काम करने की तरकीब जो प्रोसेस है पूरा, इसमें थोड़ी सी छोटी सी भी कोई गलती हो गई, कैन रिजल्ट इन मल्टीपल कैजुअलिटी, तो उसमें बहुत सी लोगों की जान जा सकती है। बोथ इंसिडेंट्स एंड द पैटर्न्स दे एक्सटेंड। कह रहा है कि दोनों ही इंसिडेंट्स, जो दोनों ही दुर्घटना हुई हैं और ये जो पैटर्न दिखाती हैं, आर रिमाइंडर्स ऑफ परसिस्टेंट सेफ्टी फेलियर्स। ये दर्शाता है, ये याद दिलाता है कि लगातार हमारे यहाँ सेफ्टी फेलियर्स बने हुए हैं इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारत के बहुत से इंडियन इंडस्ट्री में ये लगातार जो फेलियर्स हैं, सेफ्टी फेलियर्स हैं, वो बने हुए हैं। इन विशाखापट्टनम, कह रहा है विशाखापट्टनम में ट्रेड यूनियंस एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की, जो ट्रेड यूनियन और फॉर्मर पहले के जो एम्प्लॉयज़ हैं, हैव एलिज्ड, उन्होंने एक तरीके से कथित रूप से आरोप लगाया है दैट द प्लांट हैड रिड्यूस्ड स्टाफिंग, कि प्लांट ने अपने यहाँ कर्मचारियों की जो संख्या है उसको कम कर दिया है। हैवियर वर्कलोड, बहुत ज़्यादा काम हो गया है। एजिंग इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है वो पुराने हो गए हैं। डेफर्ड मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस को बार बार टाल दिया जा रहा है। एंड एन इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, और जो लेबर वो कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए हैं उसके ऊपर बढ़ती हुई निर्भरता। मतलब लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट से जो लेबर ला रहे हैं 5-5, 7-7 हज़ार में काम करने के लिए, उनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सम ऑल्सो लिंक दीज ट्रेंड्स टू द डिफिकल्टी द प्लांट फेस्ड फॉलोइंग द सेंट्रल डाइवेस्टमेंट। कह रहा है कि कुछ लोगों ने इन सब समस्याओं की जड़ जो प्लांट फेस कर रहा है उससे जोड़ दिया है कि जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वो अपने स्टेक जो है इन कंपनियों से बेच देगी, डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एंड द रिजल्टिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसी वजह से कंपनियों के पास एक तरीके से पैसा कम हो गया है, इसलिए वो निवेश नहीं कर पा रही है। हाउएवर ट्रू एनी ऑफ दीज फैक्टर्स आर, अब देखो जैसे ये लाइन है ना, अब मान लो ये लाइन तुमको समझ में नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा चिंता मत किया करो, बस थोड़ा सा मतलब निकालो और आगे बढ़ो, ठीक है। तुम्हें ऑब्जेक्टिव वहाँ पे क्वेश्चन टिक करना है, यहाँ पे पूरी हिंदी एक तरीके से ट्रांसलेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे मतलब इसका है, हालांकि अगर ये सब बातें सच भी होती हैं उसके बावजूद भी दे कन्फर्म दैट अ मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, कि जो मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट लगातार अब तक होते आए हैं जो इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस। इस वजह से ये घटनाएं होती हैं क्योंकि लगातार संस्थाओं में जो कमजोरियां आती जाती हैं या उनके यहाँ एक तरीके से इग्नोर किया जाता है छोटी छोटी चीज़ों को, और वो धीरे धीरे समय के साथ इकट्ठा होती रहती है। तो एक ना दिन एक ऐसा आता है कि जब एक बहुत बड़ी घटना सामने हो जाती है। इनफैक्ट दरअसल
कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग बोथ इंसिडेंट्स। कह रहा है कि दोनों ही घटनाओं को समझने के लिए जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है इनको क्या कहते हैं, इनकी जो भूमिका है इस पूरे काम में, इसको समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रिसर्च हैज़ कंसिस्टेंटली फाउंड दैट कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर फेस हाइयर रिस्क बिकॉज दे में, कह रहा है कि जो ऑक्यूपेशनल मतलब काम से रिलेटेड जो सेफ्टी रिसर्च हुआ उसमें ये पाया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है वो ज़्यादा रिस्क एक तरीके से फेस करते हैं, क्योंकि दे में रिसीव लेस ट्रेनिंग, उनको उतनी ट्रेनिंग नहीं मिली होती है जितना परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिली होती है, एंड ऑपरेट विद इन सिस्टम्स विद फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी, और ऐसे सिस्टम के अंदर वो काम करते हैं जहाँ पे जिम्मेदारियाँ हैं जो हैं वो बहुत से लोगों में बटी हुई हैं, मतलब कोई पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई घटना होता है तो कौन किसको जिम्मेदारी दी जाएगी यही नहीं पता है। The incidents have also occurred during the gradual and uneven implementation of India's new occupational safety framework। कह रहा है कि ये घटनाएं तब हुई जब भारत में एक नया एक तरीके से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फ्रेमवर्क, जो काम से रिलेटेड जो सेफ्टी नए रूल्स आ रहे हैं वो आ रहा है, धीरे धीरे हो रहे हैं, अनइवन है, मतलब कहीं पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो गए हैं, लागू हो गए हैं, तो कहीं पे बिल्कुल नहीं हुए हैं। उस वक्त ये घटना हुई है। एंड हाईलाइट, और वो ये दर्शाती है द इनविजिबल फैक्ट, एक ऐसे फैक्ट जो कि दिखाई नहीं दे रहा है अभी, दैट कंट्री इंडस्ट्री रिमेन एंकर्ड बाई ओल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैन पावर शॉर्टेज, कि जो कंट्री की इंडस्ट्रीज हैं वो आज भी पुरानी समस्याओं से जूझ रही हैं। और वो कौन समस्या है कि कर्मचारियों की मैन पावर की शॉर्टेज। कास्ट एंड क्लास बेस्ड एक्सपोजर टू हैजार्डस लेबर, जाति और सामाजिक जो वर्ग है उसके आधार पर लोगों को खतरनाक काम जो है वो दिए जाना, एंड अ कॉस्ट ओवर सेफ्टी माइंडसेट इन फाइनेंशियली स्ट्रेस यूनिट्स, और मतलब जो सेफ्टी से ज़्यादा पैसे के ऊपर ध्यान देना, ये जो मानसिकता है जो पहले से ही ऐसी यूनिट्स, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास पैसे की कमी है, इसकी वजह से आज भी समस्याएं बनी हुई हैं। ठीक है। Which of the following underlined factors might have contributed to the recent streak of industrial fatality in India as discussed in the passage? जो लगातार घटनाएं भारत में हुई हैं जिससे मौतें हुई हैं, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पैसेज में बताए गए हैं। चलिए देखते हैं। An organizational mindset that prioritizes minimizing operational expenses over ensuring robust safety protocols in financially strained enterprises। ठीक है, एक तो माइंडसेट है, मानसिकता अभी पढ़ा हम लोग ने कि सेफ्टी के ऊपर कॉस्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और पैसा उतना नहीं खर्च कर रहे हैं जितना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में करना चाहिए। इस वजह से भी ये कारण है, बिल्कुल है कारण। अभी बात करिए इस बारे में। A systemic reliance on a temporary workforce that frequently lacks adequate safety training and operates under a diluted framework of institutional accountability। कह रहा है कि एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेबर था उसके ऊपर डिपेंडेंसी है ना, जो टेम्परेरी वर्कफोर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, और इनकी जो ट्रेनिंग है वो भी पर्याप्त रूप से नहीं होती है, और ये एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो एक तरफा नहीं है, बटी हुई है। बिल्कुल सही है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ एग्जिस्टिंग साइंटिफिक डेटा और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज रिगार्डिंग हैजार्ड लाइक टॉक्सिक गैस एक्यूमुलेशन एंड मॉल्टन स्टील हैंडलिंग। कह रहा है कि पूरी तरीके से पर्याप्त साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है, इसीलिए बचाव करने की स्ट्रेटजीज हमारे पास नहीं है इस पॉइजनस गैसेस की, टॉक्सिक गैसेस के खिलाफ जो लगातार इकट्ठा होती हैं, या फिर मॉल्टन स्टील हैंडलिंग नहीं, ऐसा नहीं है। साफ साफ बताया गया कि इन सब जो जितनी भी खतरे थे इससे पहले से ही इंडस्ट्रीज अवगत थी, इसी वजह से इन्होंने दशकों पहले ही इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स बना रखे थे, तो ये नहीं होगा। तो ए बी जो है वो आंसर होगा, ओनली ए एंड बी। Which of the following counter arguments can be logically made against the public perception that these industrial mishaps are merely isolated and incidental events? कह रहा है कि जैसा लोग मानते हैं कि ये कभी कभार वाली होने वाली घटना है और अचानक से होने वाली घटना है, इसके खिलाफ ऐसे कौन से स्टेटमेंट हैं जो लॉजिकली करेक्ट हो सकते हैं।
द फैटल अक्रेंसेस इन इन्वायरमेंट लाइक कन्फाइंड स्पेसेस फॉलो अ हाईली रिपीटेटिव वेल डॉक्यूमेंटेड बिहेवियरल एंड सिचुएशनल पैटर्न। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि ये जो इतनी घटनाएं हो रही हैं बुरी तरीके से, इसमें जो कन्फाइंड स्पेसेस में ये एक तरीके का रिपीटेटिव पैटर्न जो है फॉलो करती हैं, और इससे जुड़ी हुई पहले भी घटनाएं थी और इसी तरीके की सिचुएशन भी थी, मतलब पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये पूरी तरीके से काउंटर आर्गूमेंट दे रहा है जो लोग ये कह रहे हैं कि कभी कभार होता है। कभी कभार नहीं होता, पहले भी डॉक्यूमेंटेड है, पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है। मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स आर रेयरली सडन अनप्रॉम्प्टेड एनोमलीज बट रादर द कल्मिनेशन ऑफ ग्रेजुअल कंपाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस। कह रहा है कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं इंडस्ट्रीज में, वो ऐसा नहीं है कि अकस्मात हो जाती हैं या फिर बिना ऐसे ही अचानक से हो गई। लगातार कुछ ना कुछ, धीरे धीरे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं और अंततः कल्मिनेशन मतलब अंत में एक ऐसी घटना हो जाती है जो बहुत बड़ी होती है। तो ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी। According to the passage, which of the following outcomes or realities are true regarding the execution of safety frameworks and labor dynamics in the Indian industrial sector? कह रहा है कि पैसेज के अनुसार कौन सा आउटकम या रियलिटी ट्रू है जो सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर है, जो नया एक कानून आया है अभी अभी उसके एग्जीक्यूशन को लेकर, और जो लेबर की परिस्थितियां हैं उसको लेकर भारतीय इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में। The adaptation of the country's updated occupational safety framework is progressively seamlessly and uniformly across all heavy industries. गलत। कह रहा है कि जो अभी अभी नया कानून आया है ऑक्यूपेशन सेफ्टी फ्रेमवर्क, मतलब उसके लिए जो पूरा सिस्टम आया है वो बहुत आसानी से हर जगह लगाया जा रहा है, उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और पूरे हैवी इंडस्ट्रीज में एक साथ काम हो रहा है। नहीं, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, और बहुत धीमे काम हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। हैजार्डस लेबर एक्सपोजर इन इंडियन इंडस्ट्रीज इज डीपली इंटरवाइंड विद डीपली इंट्रेंस सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन सच एज कास्ट एंड क्लास। बिल्कुल बात सही है। जो खतरनाक काम है, लेबर काम है, हैजार्डस गंदगी वाले काम है, वो एक तरीके से कास्ट और क्लास के हिसाब से अभी भी जुड़े हुए हैं। मतलब उन्हीं को दिए जाते हैं जो नीची कास्ट के हैं या फिर बहुत ही खराब वर्ग से आ रहे हैं। तो ये एकदम सही है। इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिकली वेंटिलेशन एंड ब्रीथिंग एप्रेटिसेस हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड द डेंजर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग नेशन वाइड। कह रहा है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन का लगाना और जो ब्रीथिंग एप्रेटिसेस है उनको पूरे देश में या पूरे इंडस्ट्रीज में देना, उससे क्या हो गया है कि जो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग वाली समस्या थी उसका खतरे से पूरी तरीके से वो खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ट्रू नेचर ऑफ द सेप्टिक टैंक एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग डेथ यूजिंग एन ईडियम बेस्ड ऑन द ऑथर्स टोन एंड आर्गूमेंट्स इन द पैसेज? भाई स्कैवेंजिंग जो डेथ हुई है उसके लिए तुम कौन सा ईडियम चूज करोगे? अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अचानक से किसी घटना होना। क्या ये बताया गया कि अचानक से कोई घटना है? नहीं। या फिर एक ऐसी घटना जो पहली बार हो रही हो। ग्राउंड हॉग डे का मतलब होता है कि एक ही चीज़ का बार बार होना। यहाँ पर एक चीज़ क्या हो रही है बार बार, कि ये जो सेप्टिक टैंक से रिलेटेड घटनाएं हैं ये बार बार हो रही हैं। तो ये हो सकता है। अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब होता है कि बहुत किसी चीज़ में बहुत छोटा सा अंश है ना। अ ड्रॉप इन द बकेट तो मतलब नहीं आ रहा है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है? बी है, तो ओनली बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी द ऑथर्स स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द अब पैसेज? कह रहा है कि पैसेज के अनुसार ऑथर का कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए, मतलब कौन सा अगर ऑथर बात करेगा इस पैसेज को देख के तो क्या बात करेगा? बिकॉज हैवी स्टील मेकिंग इज नेचुरली डेंजरस, इवन स्मॉल प्रोसेस फेलियर्स विल हैपन, मीनिंग द ओनली वे टू इंश्योर वर्कर सेफ्टी इज टू हॉल्ट प्रोटेक्शन। कह रहा है क्योंकि स्टील मेकिंग भैया बहुत खतरनाक काम है, और पहले से ही पता है कि अगर छोटी सी गलती हो गई तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, बहुत बड़ा घटना हो जाएगी। इसी वजह से करो कि आप पूरी इंडस्ट्री बंद कर दो, हॉल्ट प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन ही बंद कर दो। ये कोई सॉल्यूशन तो ना हुआ है कि प्लेन गिरते हैं तो उड़ना ही बंद कर दो, है ना। एक बार क्या कहते हैं मून में गए, वहाँ पे घटना हो गई, चंद्रयान उतर नहीं पाया तो जाना ही बंद कर दो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि उस काम को करना ही बंद कर दो। द रोल आउट ऑफ इंडियाज न्यू सेफ्टी लॉज इज स्ट्रगलिंग because industries are still held back by old problems like labor shortages and class divisions। कह रहा है कि जो इंडिया का नया सेफ्टी लॉ है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है अभी भी पुरानी समस्याओं से जूझ रही है, जैसे कि उनके पास लेबर की कमी है और क्लास डिवीज़न है।
मतलब जो क्लास हमारा डिवाइड है हमारी सोसाइटी में वहाँ पर भी है, जिसकी वजह से उनको सबसे हजार्डस काम दिया जाता है। तो ये तो ठीक लग रहा है। बोथ ऑप्शन ए बी तो नहीं होगा, नाइदर ऑप्शन ए बी नहीं होगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है क्लोज टेस्ट। ठीक है, एक बार पहले पढ़ के देखो कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है क्लोज टेस्ट, एक काम करते हैं पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, A structured program of supervised Surya Namaskar dash meaningful benefits to people with type 2 diabetes according to findings from an Indian multicentric study presented at the annual meeting of the American Diabetes Association in New Orleans। कह रहा है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हुआ है जिसमें सूर्य नमस्कार कराया गया है, वहाँ पर मतलब सुपरविजन के साथ हुआ है, सुपरवाइज है, लोगों की देख रेख के में जो एक्सपर्ट थे उनकी देख रेख में हुआ है, और उसने काफ़ी मतलब बेनिफिट लाभ जो है वो लोगों को दिया है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। सही से कह सकते हैं कि जो डायबिटीज़ प्योर वाले होते हैं उनको हम डायबिटीज़ 2 बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको डायबिटीज़ 2 है उसको सूर्य नमस्कार ने फ़ायदा पहुंचाया है। ये जो फाइंडिंग्स है, ये जो रिपोर्ट में आया है, वो काफ़ी अलग अलग जो मल्टी सेंट्रिक स्टडी हैं, अलग अलग क्या कहते हैं सेंटरों ने इसकी स्टडी करी है, जो कि प्रेजेंट करी गई है जो एनुअल मीटिंग जो कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की मीटिंग थी न्यू ऑरलैंड्स में वहाँ पर। ठीक है, आर पायलट स्टडी एग्जामिन्ड एडल्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज हु ऑल्सो हैड कार्डियक ऑटोनोमिक neuropathy, an often overlooked complication that damages the nerves responsible for regulating heart rate, blood pressure। कह रहा है कि हम लोग की ये जो शुरुआती स्टडी है इसने जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उन एडल्ट्स का एग्जामिनेशन किया है, और साथ ही साथ उनको कार्डियक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की शिकायत थी, जिसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, एक ऐसी समस्या है जिसमें जो नर्व्स होती हैं जो हमारे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, आवर टीम फाउंड दैट participants who practiced supervised Surya Namaskar alongside standard diabetes care showed improvements in autonomic function or involuntary body functions and psychological well-being without adverse metabolic effects। कह रहा है कि हमारी टीम ने ये पाया जिन पार्टिसिपेंट्स ने ये सूर्य नमस्कार सुपरवाइज तरीके से किया और साथ ही साथ जो डायबिटीज़ के लिए अपनी केयर करी, हो सकता है थोड़ी बहुत दवाइयाँ ली हो या मीठा ना खाया हो, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ये जो इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस क्या हो गया, जैसे हार्ट बीट हो गया और इंटरनल जितनी भी चीज़ें अपने मन से हो रही हैं उसको हम बोल सकते हैं इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस हो रही, और जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है उसमें भी कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा, कोई खराब असर देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरीके से सूर्य नमस्कार ने डायबिटीज वालों को एक इंप्रूवमेंट दिखाया है इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस में। Autonomic function refers to the body's built-in control system that automatically manages essential activities such as heartbeat, blood pressure, breathing and digestion। कह रहा है कि ऑटोनॉमिक फंक्शन बॉडी के उस कंट्रोल सिस्टम को रेफर कर रहा है, उसको बता रहा है जो कि ऑटोमेटिकली तरीके से जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हमारे शरीर के अंदर होती रहती है उसको मैनेज करता है, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्रीथिंग हो गई, डाइजेशन हो गया। गवर्न बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कह रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, चलाई जाती हैं। इट वर्क्स कॉन्टिन्यूसली इन द बैकग्राउंड टू कीप ऑर्गन्स फंक्शनिंग प्रॉपरली विदाउट कॉन्शियस एफर्ट। और ये जो काम है वो पीछे हमारे बॉडी के होता रहता है, मतलब हमें उस चीज़ की भनक नहीं होती है और ये सब लगातार काम होता रहता है, जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना काम करते रहते हैं। इन डायबिटीज प्रोलॉन्ग एक्सपोजर्स टू हाई ब्लड शुगर कैन डैमेज दीज नर्व्स। कह रहा है कि डायबिटीज में अगर लगातार आपकी हाई ब्लड शुगर है तो ये जो नर्व जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं पीछे से, वो डैमेज हो जाएंगी, डिसरप्टिंग द बॉडीज एबिलिटी टू रेगुलेट कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस नॉर्मली। और जो आपकी बॉडी की क्षमता है दिल से रिलेटेड जितने भी कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने की क्षमता में कमी आ जाएगी, बाधित हो जाएगी वो। सूर्य नमस्कार और सन सैल्यूटेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ 12 योगा पोस्चर परफॉर्म्ड इन कोऑर्डिनेशन विद रिदमिक ब्रीथिंग। कह रहा है कि सूर्य नमस्कार में 12 एक्सरसाइज है जिसको हमें सीक्वेंस से करना पड़ता है, मतलब 12 पोस्चर्स है अगर आपने देखा हो, और साथ ही साथ इसमें कंट्रोल्ड ब्रीथिंग, एक रिथमिक ब्रीथिंग का भी कोऑर्डिनेशन होता है। जब दोनों मिलते हैं तो एक फायदा देखने को मिलता होगा।
वाइडली प्रैक्टिस्ड अक्रॉस इंडिया, कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा किया जाता है भारत में। इट कंबाइंस फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, बैलेंस भी होता है, माइंडफुलनेस भी होती है विद इन अ सिंगल फ्लोइंग रूटीन, एक ही रूटीन, मतलब हर चीज इसमें इस एक्सरसाइज में शामिल है। अगर आप 12 के 12 सूर्य नमस्कार करोगे तो हर चीज हो जाएगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होगी, स्ट्रेंथ भी होगी, इसमें बैलेंस भी होगी और माइंडफुलनेस भी होगा, मतलब पूरी तरीके से आप जागरूक रहोगे। द 6-month prospective multicentric real-world study enrolled 90 adults with type 2 diabetes and confirmed cardiac autonomic neuropathy। कह रहा है कि ये जो 6 महीने चलने वाली स्टडीज है इसमें टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट्स थे उनको इंक्लूड किया गया और साथ ही साथ उनको कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी थी। 47 participants performed supervised सूर्य नमस्कार in addition to standard diabetes treatment। कह रहा है कि 47 जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने सुपरवाइज्ड सूर्य नमस्कार किया और साथ ही साथ उनको जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता है वो भी मिलता रहा। while 43 continued with routine care alone। और जो फिर 43 लोग थे वो सिर्फ अपना जो डेली का उनका रूटीन था केयर का उसके साथ ही वो रहे। द इंटरवेंशन इन्वॉल्व 12 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार डेली 5 days a week for 6 months अंडर प्रोफेशनल सुपरविजन। कह रहा है कि ये लगातार जो 12 राउंड का सूर्य नमस्कार उनकी डेली लाइफ में वो करते थे, 5 days a week करते थे, लगातार 6 महीने किया और साथ ही साथ एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के निगरानी में किया। इंपॉर्टेंटली द प्रैक्टिस वॉज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू ईच पार्टिसिपेंट्स एज। कह रहा है महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी एक्सरसाइज जिससे करवाई गई उसका एक तरीके से उसके हिसाब से चीज़ों को किया गया कि अगर क्या उसकी एज है उस हिसाब से उसकी फिटनेस लेवल क्या है और उसका क्लिनिकल कंडीशन, उसकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से उसको एक्सरसाइज कराई गई। ग्लोबली द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग क्रोनिक लाइफ स्टाइल डिजीजेज डैश टू राइज। कह रहा है कि दुनिया भर में जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, लंबी लंबी समय तक चलने वाली जो बीमारियां हैं उनकी वो लगातार बढ़ रही है। इम्पैक्टिंग फैमिलीज, वो फैमिलीज के ऊपर प्रभाव डाल रही है और नेशनल हेल्थ बजट भी के ऊपर भी प्रभाव डाल रही है। वाइल एडवांस्ड क्लिनिकल टेक्नोलॉजीज आर वाइड स्प्रेड। कह रहा है कि जबकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं बीमारियों को लेकर, फिर भी हेल्थ रिस्क कॉम्प्लिकेशन कैन स्टिल बी वेरी हाई। जो हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, समस्याएं हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, स्पेशली फॉर इंडिविजुअल, खासकर उन लोगों के लिए विदाउट डैश प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, जिनके पास कोई भी बचाव वाला ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, इंटरवेंशन का हमको क्या बताना है, इसमें एंटोनिम बताना है। ये क्या है, तो क्लोज टेस्ट होना चाहिए था, चलो ठीक है भाई। इंटरवेंशन का मतलब कि ये जो सूर्य नमस्कार है वो इंटरवेन कर रहा है, एक तरीके से हमारी जो लाइफ है उनकी लाइफ में आ रहा है। मेडिएशन हो सकता है बीच बचाव, मतलब बीच में आना, ठीक है। एंटोनिम बताना ना, अगर ये सिनोनिम हो गया। नॉन इंटरफेरेंस, दखल ना देना, ठीक है, ये हो सकता है एंटोनिम। मैनेजमेंट भी इंटरवेंशन में आ सकता है। देखो क्लोज हमें देखना ना कि एंटोनिम बताना है। अब ये सब एक तरीके से सिनोनिम लग रहे हैं, ट्रीटमेंट भी सिनोनिम है, ये जो नॉन इंटरफेरेंस है वो क्या है, एंटोनिम है। What does the term cardiac autonomic neuropathy refers to the passage? ये कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी क्या था कि भाई जो हमारी नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जो कि हार्ट बीट और डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, डायबिटीज को नहीं, हार्ट बीट को और शायद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। मैंडेटरी इमरजेंसी कार्डियोवास्कुलर सर्जरीज रिक्वायर्ड बाई एडवांस डायबिटिक क्लाइंट्स, नहीं, ये कोई सर्जरीज नहीं है। A sequence of intensive physical exercises designed to accelerate resting heart rate। कह रहा है कि एक ऐसी intensive physical exercises हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइजेज हैं जो कि जो बैठे बैठे भी जो हार्ट रेट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं है। अ कॉम्प्लिकेशन दैट डैमेजेस द नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इनवॉलेंट्री हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर फंक्शन। ठीक है, सी इसका मतलब है कि एक ऐसा मतलब जो समस्या है ये जिसमें नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जो कि हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब कह रहा है कि थर्ड में क्या होना चाहिए, देखो पहले अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, ठीक है, ऑफ सुपरवाइज सूर्य नमस्कार डैश मीनिंगफुल बेनिफिट्स ऑफ पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वर्ब आनी चाहिए, हैड ऑफर्ड आना चाहिए, मे ऑफर, ऑफरिंग, ऑफर्ड, सोच के बताना एकदम। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है पहली बार यहाँ पे, ये बताओ। कुछ लोग कहेंगे सर ऑफरिंग कर देते हैं कि सूर्य नमस्कार की वजह से मीनिंगफुल बेनिफिट हो रहा है, उनकी बात कर रहे हैं जो पार्टिसिपल फ्रेज को समझते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस ING,
या रिलेटिव क्लॉज को समझते हैं। अब कुछ कहेंगे सर अगर मैं ऐसे लिख देता, अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ऑफ सुपरवाइज्ड सूर्य नमस्कार विच इज ऑफरिंग मीनिंगफुल बेनिफिट्स टू पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बात बताओ कि यहां पे क्या चीज मीनिंगफुल बेनिफिट दे रहा है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दे रहा है जो कि सुपरवाइज्ड सूर्य नमस्कार का है, वो मीनिंगफुल बेनिफिट दे रहा है लोगों को, ठीक है। तो हमने यहां पे रिलेटिव क्लॉज लगा के इसको क्यों मॉडिफाई करेंगे? और मान लो कर भी लेते हैं तो ये एक स्टडी है जो अभी तुरंत ये नहीं कह सकते कि टाइप 2 डायबिटीज में जिसमें शोध चल रहा है, जिसकी क्या कहते हैं हर जगह फाइलें रखी जा रही हैं, वहां पर वो तुरंत बेनिफिट दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं ऑफरिंग को। ऑफर्ड सूर्य नमस्कार ऑफर्ड मीनिंगफुल बेनिफिट्स टू पीपल, अब उसने ऑफर किया था तो ये भी नहीं रख सकते हैं। हैड ऑफर्ड भी नहीं रखेंगे, मे ऑफर कर सकता है। जब भी कोई स्टडी होती है तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है ना, एटलीस्ट मेडिकल सेंस में। तो ऑफ सुपरवाइज सूर्य नमस्कार मे ऑफर मीनिंगफुल बेनिफिट्स टू पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग्स फ्रॉम इंडियन मल्टीसेंट्रिक स्टडी, ठीक है। तो हम यहां पे क्या रख सकते हैं? मे ऑफर रख सकते हैं। समझ में आया? वाइल एडवांस्ड क्लिनिकल टेक्नोलॉजीज आर वाइड स्प्रेड, कह रहा है कि जो एडवांस क्लिनिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत जगह हैं। हेल्थ रिस्क कॉम्प्लिकेशन कैन स्टिल बी वेरी हाई स्पेशली फॉर इंडिविजुअल विदाउट डैश प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, जिनके पास प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज नहीं है। यहां पे क्या आना चाहिए? कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक रूप से, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवली, कॉम्प्रिहेंड का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो विदाउट, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये एडजेक्टिव है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज मान लेते हैं, पूरी नाउन फ्रेज है, कंपाउंड नाउन मान लेते हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। सर यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ सकता है, आ सकता है। यहाँ पर एडजेक्टिव है सर, यहाँ पे एडवर्ब भी आ सकता है, आ सकता है। तो सर ये भी सही, ये भी सही हो गया, हाँ ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस तो ये तो नाउन बताता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि ये जो एडजेक्टिव और एडवर्ब ला रहे हो, ये ला किसके लिए ला रहे हो? क्या प्रिवेंटेटिव के लिए ला रहे हो? यहां प्रिवेंटेटिव को तुमको क्या कहते हैं? मॉडिफाई करना है। ये ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज कहते नहीं है कि एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए जितने एडजेक्टिव लाना है ले आओ, इसको मॉडिफाई करने के लिए, अरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तो यहां पे एडवर्ब ले आओ। तो यहां पे हम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, ए का यूज करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव। इंपॉर्टेंटली द प्रैक्टिस, थोड़ा सा ग्लोबली द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग क्रोनिक लाइफ स्टाइल डिजीजेज डैश टू राइज, एकदम हलवा है। बताओ यहां पे सब्जेक्ट क्या है? द ऑपरेशनल कॉस्ट, ये क्या है? प्लूरल है। वर्ब कैसी चाहिए? प्लूरल चाहिए। कंटिन्यूड नहीं, कंटिन्यूइंग नहीं, कंटिन्यूज नहीं, कंटिन्यू। डी हमारा आंसर होगा। ग्लोबली द ऑपरेशनल कॉस्ट, देख लो प्लूरल है। अब ये क्या है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि कॉस्ट के बारे में बता रहा है। एक तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर, सॉरी हाँ एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। तो इससे मतलब मत रख लेना, डिजीज को मत देख लेना कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? द ऑपरेशनल कॉस्ट है। इसी वजह से यहां पे वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। अब ये है पैराजंबल, एक बार खुद से करो। ऑप्शन ये दिए हुए हैं, चलो तुम एक बार देख लो, फिर मैं लिख दे रहा हूं ऑप्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, 1 2 3 4 हमको अरेंज करना है। अ न्यू क्लाइमेट एनालिसिस पब्लिश्ड बाय ICI MOD presents a bleak forecast of below normal rainfall, rising temperature across the Hindu Kush Himalayan region। क्या कह रहा है? एक नई क्लाइमेटिक एनालिसिस, एक स्टडी जो पब्लिश की गई है ICI MOD द्वारा, वो बहुत ही ज़्यादा निराशावादी है, फोरकास्ट है एक तरीके से, जो उन्होंने भविष्यवाणी करी है। क्योंकि जो नॉर्मल रेनफॉल है वो बिलो नॉर्मल रेनफॉल होनी है, और टेम्परेचर जो है वो पूरे हिंदू कुश हिमालयन रीजन में बढ़ रहा है, ठीक है। To combat the potential fallout from this sensitivity, multiple global forecasting agencies are actively tracking the Pacific Ocean as it officially transition into an El Nino phase। कह रहा है कि इससे जो भी दुष्प्रभाव होने वाले हैं इस सेंसिटिविटी से, अलग अलग दुनिया भर की जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, है ना, वो इस नज़र रखी हुए हैं पैसिफिक ओशन के ऊपर, जहाँ पर चीज़ें जो है वो एल नीनो की तरफ जा रही हैं। अब एल नीनो पता ही होगा, ठीक है, पैसिफिक ओशन का जो टेम्परेचर राइज होता है। नहीं पता है तो भाई ज्योग्राफी में पढ़ो।
अब ये है 1 2 3 4। पहला बताओ क्या होना चाहिए। ऑप्शन देख लिए होंगे सारे, ठीक है। एट द हार्ट ऑफ दिस ट्रबलिंग रीजनल फोरकास्ट इज द एंटिसिपेटेड रिटर्न ऑफ द एल नीनो वेदर फिनोमेना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे फोरकास्ट की बात हुई थी, यहाँ पे उसने कहा कि ये जो रीजनल फोरकास्ट है उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये माना जा रहा है कि एल नीनो जो है वो लौट रहा है, उसका वेदर फिनोमेना जो है पूरा लौट रहा है, मतलब एंटिसिपेट किया जा रहा है इसको, ठीक है। पहला, क्या दिस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ये फिनोमेना दिस कॉम्प्लेक्स फिनोमेना क्या S1 में बात की गई, तो 2 तो नहीं होंगे, 2 तो नहीं है। अब 3 4 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो चेक क्यों करें। वैसे भी बिकॉज ऑफ दीज नहीं होगा, द हिंदू कुश हिमालयन रिवर डिस्क्राइब द फोर्थ हो सकता था, एक बार दिमाग जाता, मगर यहां पे ऑप्शन नहीं है। अब एक चीज देखो, ये एल नीनो फिनोमेना है, यहां पे 2 क्या कह रहा है, ये जो जटिल फिनोमेना है is characterized by unusual warm sea surface temperature in the central and eastern tropical Pacific Ocean which heavily disrupts global weather pattern। एक तरीके से ये जो पूरा जो सिस्टम है ये सेंट्रल और ईस्टर्न जो पैसिफिक ओशन है उसको गर्म कर देता है, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो वेदर पैटर्न है उसके ऊपर एक तरीके से प्रभाव पड़ता है या वो बाधित होता है। अब थर्ड को देखो, बिकॉज ऑफ दिस लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक डिसरप्शन। अब यहाँ पे डिसरप्ट की बात हुई थी, अब यहाँ पे डिसरप्ट नहीं, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ था, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, मगर बात वही कह रहा है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ट्रेडिशनली एक्सपीरियंस अ सीवियर सप्रेशन ऑफ इट्स क्रूशियल मानसून रेनफॉल। इसी वजह से जो भारत का सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे एक जो क्रूशियल मानसून रेनफॉल है उसमें कमी दिखाई दे रही है। अब 4 देखो, द हिंदू कुश हिमालय रीजन इज डिस्क्राइब्ड एज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू दिस स्पेसिफिक रेनफॉल सप्रेशन। अब यहां पे जो ये सीवियर सप्रेशन आ रही थी, फिर से यहां पर बात की गई, तो 1 2 3 4 ही हमारा आंसर दिख रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ये है, एक बार पढ़ के देखो, मैं तब तक ऑप्शन उतार लेता हूं, ट्राई करो, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन देखो, ये सी है, ठीक है। सी पहला हो सकता है, ए पहला हो सकता है, सी पहला हो सकता है, ए पहला हो सकता है। देखते हैं। वाइल दिस कल्चरल प्रीडिलेक्शन फॉर इंटेंस आर्गुमेंटेशन, कह रहा है कि जबकि ये जो कल्चरल आदत होती है बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करने की, ठीक है, वाइल है यहाँ पर, वाइल से स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम? नहीं, ए वाले सॉरी ऑप्शन हटा देते हैं अभी, एटलीस्ट अभी तो हटा देते हैं, बाद में अगर नहीं कोई बनेगा तो चेक कर लेंगे, ठीक है। सी के साथ जाते हैं, टाइम बचाना है ना, 15 मिनट का हो गया है, टाइम बचाना है। दिस तो होगा ही नहीं, देख के लग रहा है दिस नहीं होगा, सी से स्टार्ट करते हैं। अ रीसेंट सोशल मीडिया पोस्ट बाय अ चाइनीज स्कॉलर हाईलाइटेड अ ग्लेरिंग कल्चरल कंट्रास्ट, नोटिंग दैट while Vietnamese audiences proactively acknowledge their industrial deficiencies, Indian participants became highly argumentative defensive। अब कह रहा है कि भैया एक चाइनीज स्कॉलर था, उसने कोई सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी और वहाँ पे उसको एक कल्चरल कंट्रास्ट देखने को मिला कि जो वियतनामीज लोग थे उन्होंने अपने यहाँ जो इंडस्ट्रियल में समस्याएं हैं, कमियां हैं, उसको एक्नॉलेज किया, उसको समझा, मगर जो भारतीय लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा तर्कवादी हो गए, आर्गुमेंट करने लगे और अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए। ठीक है, एक टॉपिक स्टार्ट हुआ कि चाइना ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया, उस प्रोपेगेंडा के हिसाब से रिपोर्ट बनाई, है ना, जिसमें फिर से भारतीयों को उन्होंने भारतीय कल्चर के बारे में कुछ बोला है और थोड़ा सा वियतनाम को उठा के दिखाया है। ठीक है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, दिस मॉडर्न डिफेंसिव रिफ्लेक्स, कौन सा मॉडर्न डिफेंसिव, क्या यहाँ पे डिफेंस की बात हुई थी? हाँ हुई तो है। दिस मॉडर्न इंश्योर दैट व्हेन एन आउटसाइडर ऑफर्स अ क्रिटिक, क्या सी के बाद कोई बी वाला ऑप्शन है? नहीं है, तो बी को चेक नहीं करेंगे। डी को देखते हैं। दिस परफॉर्मेटिव अर्ज टू डिफीट एन अपोनेंट रादर देन लर्न फ्रॉम देम इज डीपली, कौन सा परफॉर्मेटिव अर्ज, किसकी बात की है? क्या यहाँ पे परफॉर्मेटिव अर्ज की बात की गई है कि अपने दुश्मन को हराने की जो इच्छा होती है? नहीं, तो अभी सी को नहीं, ए को देखते हैं। While this cultural predilection for intense argumentation, अब ये देखो यहां पे आर्गुमेंटेटिव की बात हुई थी, अब उसने बोला कि ये जो कल्चरल आदत है बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेशन करने की, was once viewed as a virtuous pursuit of knowledge, वो कभी एक अच्छी आदत देखी जाती थी नॉलेज को गेन करने के लिए, मतलब बार बार किसी के तर्क वितर्क करना, उससे हमें ज्ञान मिलता था। पहले के जमाने में ये माना जाता था कि अच्छी आदत है।
इन द मॉडर्न एरा इट हैज आर्ग्यूबली मॉव्ड इनटू अ परफॉर्मेटिव कंटेक्स्ट। कह रहा है कि आज के समय में इसको हम ऐसा देख सकते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लगातार आर्गुमेंट करना। हालांकि जब आपको कोई जवाब दे देता है पलट के तो आप ऐसे ही बोलते हो ना, जैसा चाइनीज बोल रहा है यहां पर। तो CA तो ठीक लग रहा है। अब उसके बाद दिस परफॉर्मेटिव अर्ज, अब यहां पे जो उसने बोला था ये परफॉर्मेटिव कंटेस्ट को लेकर, यहां देखो स्टार्ट किया बात को दोबारा, टू डिफीट एन अपोनेंट रादर देन लर्न फ्रॉम देम, कि ये जो परफॉर्मेटिव अर्ज होती है कि अपने दुश्मन को लगा हराओ, अपने अपोनेंट को हराओ बजाय कि उससे कुछ सीखो, इज डीपली रूटेड इन अ प्रोफाउंड सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटी स्टेमिंग फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ कॉलोनियल ट्रॉमा। कह रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा बिना जाने बहुत गहराई तक हमारे अंदर एक गुलामी की सोच आ गई है कि क्योंकि लगातार हम कॉलोनियल जो हमारे ऊपर एक तरीके से एरा रहा है, लोगों ने हमारे ऊपर राज किया है, उसकी वजह से हमारी सोच ऐसी हो गई, हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, ऐसा चाइनीज कह रहा है। तो डी ठीक है। बी कह रहा है कि ये जो मॉडर्न डिफेंसिव रिफ्लेक्स इंश्योर दैट व्हेन एन आउटसाइडर ऑफर्स अ क्रिटिक of India's developmental model, it is reflexively internalized as an explicit attack rather than an objective analysis। कह रहा है कि आज के समय की ये जो डिफेंसिव एटीट्यूड है बाहरी व्यक्तियों के लिए, भारत के जो जब भी भारत की वो आलोचना करते हैं तो लोगों का एक तरीके से ऐसा मतलब लोग उस तरीके से उसका एनालिसिस करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि बाहर से सीधा हमला हो रहा है, और वो ये नहीं समझते कि ये एक तरीके से ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, मतलब निष्पक्ष जांच है, एनालिसिस है। ठीक है, CADB जो है करेक्ट है। हालांकि ये जो लाइन बोली है वो इस वजह से क्योंकि हमारे कुछ एक्सपीरियंस ही ऐसे रहे हैं। हमने जब पाकिस्तान को अपने घर में बैठाला तो उन्होंने बम फोड़ा, और जब इनको बैठाला तो इन्होंने डोकलाम वोकलाम हर कुछ कर दिया, है ना। तो हमारे कुछ एक्सपीरियंस ही ऐसे रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे भी। तो CADB जो है वहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, CADB। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।